Morning, I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and on this platform we are learning biotechnology. We have started the new chapter. In the previous session I just gave you the introduction of this chapter, and by taking example of the current news, मैंने आपको बताया था कि there are two women scientists, women researcher, those got the Nobel Prize, जिनको Nobel Prize मिला. किस पर्पज से उनको नोबेल प्राइज़ मिला? दे हैव जस्ट आइसोलेटेड वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम था क्रिस्प आर कैस 9, ठीक है. और उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से देर आर सो मेनी प्रोसेस, मतलब वो रिवॉल्यूशन हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला. तो वहीं से आप समझ सकते हो कि आपकी जो ये फील्ड है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. तो कल मैंने आपको, मतलब प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जो है वो आर्टिकल, जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल निकला था नोबेल प्राइज़ को लेके, उसको पूरा पढ़ के उसको अच्छे से समझाया, जिससे आपको करंट जो न्यूज़ है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी पता लग गई. फिर मैंने एक डॉक्टर के बारे में बताया था, चाइना का एक डॉक्टर थे, जिन्होंने क्या किया था कि एक कपल था जो HIV से सफ़र कर रहा था, लेकिन उनके गर्ल चाइल्ड को भी हो जाता, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनको भी हो जाता. तो उसने क्या किया कि एम्ब्रियो स्टेज में ही उन दोनों चाइल्ड की, मतलब उन दोनों कह सकते हैं उनकी ऑफ स्प्रिंग की, ठीक है, क्या कर दी, जीन एडिटिंग कर दी. तो जीन एडिटिंग करके वो दोनों गर्ल चाइल्ड, उन दोनों गर्ल चाइल्ड का नाम था लूलू और नाना, ठीक है. ये काफ़ी अमेजिंग नाम है, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन चाइना में ऐसे नाम होते हैं. लूलू और नाना नाम था, ठीक है. तो उन दोनों को HIV फ्री कर दिया, मतलब उन दोनों को HIV नहीं हुआ. अगर तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम तो कहोगे सर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टेप था. लेकिन अदर रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका मिसयूज़ भी काफ़ी हो सकता है, कि अगर कोई जीन एडिटिंग करके इस तरह से कर सकता है तो वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है. तो इसीलिए डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट नहीं किया, इस पर्टिकुलर उनके इस स्टेप को, ठीक है, कंडेम किया गया कि नहीं आपने सही नहीं किया, विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, बिना किसी उसके, ठीक है, आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया. तो ये वहाँ पे बात थी. तो ये मैंने भी आपको बताया था प्रीवियस सेशन में. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये भी मैंने बता दिया था कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैंने आपको एक पेन के हेल्प से बताया, ठीक है. उसके बाद एक तरह से और देख लो, देखो जैसे मान लो कोई डिज़ायर DNA है, ठीक है, कोई डिज़ायर DNA है जिससे आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट निकलवाना है. मान लो हम कहते हैं कि आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियो है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको कोई एंटीबायोटिक बनवाना है, ठीक है. मान लो कोई क्या बनाना है, एंटीबायोटिक बनाना है. आपने एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढा जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. कैसे जीन है उसके अंदर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जीन ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से उस पर जो है कोई बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं पड़ता. समझ में आया, मतलब उसके पास क्या है, किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. क्लियर है. अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को एंटीबायोटिक से क्या कर ले रहा है, बचा ले रहा है. बात समझ में नहीं आई, ठीक है. तो अगर आपको एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाना है तो आप क्या करोगे, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का DNA है. इस बैक्टीरिया के DNA में एक DNA, मतलब एक सेगमेंट ऐसा है, ये वाला सेगमेंट ऐसा है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है. समझ में आया, ठीक है. ये इस पर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. आप चाहते हो कि आप भी ऐसे रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बनाओ जिस पे एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को कट कर सकते हो. हम पूरे बैक्टीरिया को ना यूज़ करके केवल उसी DNA को यूज़ कर सकते हैं. इस DNA को यहाँ से कट करके निकाल लेंगे. समझ में आया. कटिंग कैसे पॉसिबल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से. अभी आप आगे पढ़ने जा रहे हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, दे आर द एंजाइम, दे आर स्पेसिफिक टू कट द DNA, जो DNA को कट करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिकुलर सीजर के नाम से जानते हैं. तो इनको हमने कट करके निकाल लिया. अब इनको कट करके निकाल लिया तो इसकी अगर आपको बहुत सारी कॉपीज़ अगर प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, मतलब क्लोनिंग बनानी है, तो आप क्या करोगे, एक और वेक्टर लोगे, मतलब एक और DNA लोगे किसी भी बैक्टीरिया का, और उसके अंदर ये जो आपने अभी निकाला था, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा, ये जो आपने अभी DNA निकाला था, मतलब जो आपने अभी सेगमेंट निकाला था, ये मान लो जो वेक्टर है जिसके अंदर आपको इसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, और ये वो सेगमेंट है जिसको आपने निकाला था, इसी कलर का था ना, वायलेट कलर का. तो इसमें आपने इसको ऐड कर दिया. अब ये एडिंग कैसे पॉसिबल है, ठीक है, आपने कट करना किसके हेल्प से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से. आपने मॉलिकुलर में पढ़ रखा है कि किस किस एंजाइम के हेल्प से हम DNA को ऐड कर सकते हैं, बताओ ज़रा.
कौन से एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ सकते हैं, जिसके हेल्प से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऐड हो जाते थे? डीएनए लाइगेज, ठीक है, आपको पता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि हाउ इन द बायोटेक्नोलॉजी आर डीएनए, इसी डीएनए को क्या बुलाते हैं, आर डीएनए, ठीक है, इसी को क्या बुलाते हैं, आर डीएनए। आर डीएनए का मतलब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया कि नहीं हो गया? क्यों रिकॉम्बिनेंट हो गया? क्योंकि हमने इसमें कुछ और डीएनए इंसर्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है? तो इस डीएनए को क्या बुलाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दैट्स व्हाई द बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मान लो इससे आपको प्रोडक्ट निकलवाना है, ये पहला स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी दैट आई हैव एक्सप्लेन। ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ कि प्रोडक्ट अगर निकलवाना है, तो अगर मान लो इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो वी विल प्रोवाइड अ कल्चर। अब हम इसको क्या दे देंगे, कल्चर प्रोवाइड करा देंगे, और उस कल्चर में केवल इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी कल्चर मीडियम में, ठीक है। देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी और ऑर्गेनिज्म की कोई ग्रोथ नहीं होगी। उसी कंडीशन को क्या बुलाते हैं हम, स्टेराइल कंडीशन बुलाते हैं। तो आई थिंक ये दोनों प्रिंसिपल आपको मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी समझा दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया। कल मैंने आपको कर्ड का एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर आप कर्ड में ये डिज़ायर चाहते हो, ऐसी डिज़ायरनेस चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया था, क्लियर है। सेम एज अगर आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें आप चाहते हो कि इस प्लांट में ये पर्टिकुलर ट्रेट अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, तो वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले जो जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट की गई थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज स्टार्टेड बाय पाउल बर्ग, इसीलिए पाउल बर्ग को फादर भी बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पाउल बर्ग, ठीक है। तो बर्गर से याद रहेगा आपको, बर्गर में बहुत सारी चीज़ें मिला उला के उसको नए चीज़ें बनाते हैं, तो बर्गर से याद रहेगा बर्ग, ठीक है, पाउल बर्ग। हु इंट्रोड्यूस अ जीन SV40, उन्होंने सबसे पहले एक जीन को इंट्रोड्यूस किया था SV40। उस जीन का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। पहले से कोई जीन का नाम थोड़ा ना होता है, जैसे हमारा नाम जब भी हम बर्थ लेते हैं तो हमारा नाम रख दिया जाता है, ऐसे ही कोई भी जीन अगर आइसोलेट किया गया है तो उसका नाम रख दिया जाता है, SV40 इसका नाम था। इनटू बैक्टीरियम, उसको किस में इंट्रोड्यूस किया गया, बैक्टीरियम में, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज। याद रखना, कोई भाई डीएनए है, कोई पर्सन थोड़ा ना है, कोई स्टूडेंट थोड़ा ना है कि चले जाओ तुम उसके घर तो आराम से चले जाओगे। अगर मान लो कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, ठीक है, और ये कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये बैक्टीरियम है, कुछ भी है, कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है, मान लो प्लांट सेल है, तो डीएनए कैन नॉट एंटर इन इट्स डायरेक्टली, इसके अंदर डीएनए डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, तो कैसे जाएगा, किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू, किसी ना किसी कैरियर के थ्रू। जैसे आपने डिजीज़ पढ़ी है मलेरिया, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय मलेरियल पैरासाइट, प्रोटोजोआ से काज होती है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम खुद से तो बॉडी में जाता नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, कैरियर चाहिए होता है, वेक्टर चाहिए होता है। वो कैरियर कौन है, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर, जो प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और बॉडी में ले जाके इंजेक्ट कर देती है। सेम है, एकदम सेम वही है, ये जान लो एनोफिलिस मॉस्किटो है और ये जान लो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो गया, कैरियर हो गया। तो इसके हेल्प से इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया था, SV40 को, किसमें, बैक्टीरियम में, क्लियर है। तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले ये सारी चीज़ें की थी, इसीलिए इनको क्या बुलाते हैं, दैट इज़ फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पाउल बर्ग, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसको नोट कर लेना। नाउ कम टू द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस बायोटेक्नोलॉजी। अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जैसे आपने पढ़ा है कि जब हम टॉल को डॉफ से क्रॉस कराते हैं, याद है ना, मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि व्हेन देयर इज ए क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड डॉफ, तो क्या करा रहे हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन इज डन टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट या डिज़ायर्ड कैरेक्टर। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी कोई वाइल्ड वैरायटी को लेके उसको उससे क्रॉस करा के उसकी वैरायटी को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि वी जस्ट फोकस ओनली वन डिज़ायर ट्रेट, हम एक डिज़ायर ट्रेट हमें नज़र आ गया, हमने उसको ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। लेकिन क्या तुम सोच सकते हो कि इंस्टेड ऑफ डिज़ायर्ड कैरेक्टर द अनडिज़ायर्ड कैरेक्टर आल्सो गेट ट्रांसफर? बहुत सारे अनडिज़ायर्ड ट्रेट हैं जो हमें उस ऑर्गेनिज्म में विजिबल नहीं है, वो भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पहला। दूसरा, जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी विल गेट द डिज़ायर्ड ट्रेट इन द ऑफ स्प्रिंग। हमें ज़रूरी नहीं कि हम ऑफ स्प्रिंग के अंदर हमारा डिज़ायर्ड ट्रेट मिल ही जाएगा, ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं, टाइम टेकिंग होता है। दूसरा, इसमें अनडिज़ायर्ड ट्रेट भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। क्लियर है? तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ले लें तो क्या होगा, वी विल आइसोलेट ओनली डिज़ायर्ड डीएनए। ठीक है, मैंने आपको कल पेन के हेल्प से बताया था कि अगर पेन में केवल एक पार्ट डिज़ायर्ड है तो हम पूरी पेन को क्यों चेंज करें, हम उसी डिज़ायर्ड पार्ट को निकाल लें, उसको ले जाके किसी पेन में इंजेक्ट कर दें, मतलब उस पेन के साथ उसको क्या इंक्लूड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने क्या कर लिया, डिज़ायर डीएनए को आइसोलेट कर लिया और उस डिज़ायर डीएनए को किसी भी जीनोम के साथ हम क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसकी वैरायटी इंप्रूव हो गई, डिज़ायर ट्रेट उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया विदाउट ट्रांसफरिंग अनडिज़ायर्ड ट्रेट। और ये कंफर्म है, इसके जो सक्सेस चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली टू द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और बायोटेक्नोलॉजी में क्या मतलब वेरिएशन है, मतलब क्या आपको एडवांसमेंट देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी क्लियर होगी कि बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और है ये टेक्नोलॉजी तो इसमें कंफर्म है हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट और काफ़ी मतलब कम टाइम में हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वो हमेशा के लिए हो सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ आजकल बहुत हो रहा है, आप देख सकते हो वैक्सीन बनाने में, कोई भी मेडिसिन बनाने में जैसे मान लो आपको कोई जीन्स पता लग गया कि कोई डीएनए है, इससे जो प्रोटीन बनेगी, ठीक है, अगर कोई डीएनए है और इससे जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन पे बैक्टीरिया का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी बैक्टीरिया होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इस डीएनए को निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, उसको निकालने के बाद उसकी क्या करा ली, क्लोनिंग करा ली, ढेरों सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनवा ली। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के बाद आपने किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। होस्ट के अंदर जब ट्रांसफ़र करोगे तो उसको क्या मिलेगा, बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा और वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जब प्रोडक्ट बनाएगा तो हमें ये प्रोटीन मिल जाएगी और इस प्रोटीन को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को अगर हमने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया या इस केमिकल को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो कोई भी बैक्टीरिया का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी इस तरह से। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों में आपको कंपैरिजन समझ में आ गया कि दोनों में कौन बेटर हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे वेरिएशन आते हैं, ठीक है, लेकिन वो वेरिएशन पॉजिटिव होंगे निगेटिव होंगे ये आपको नहीं पता। वेरिएशन आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, निगेटिव भी आ सकते हैं, और हो सकता है वेरिएशन ना आए, जो आप वेरिएशन चाह रहे हो वो वेरिएशन ना आए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में तो आप सब सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो ना, कंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि सक्सेस चांसेस बढ़ जाएंगे, कन्फर्म है। ठीक है, अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, किसका, जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन कर लेंगे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जब तक आइसोलेट नहीं करेंगे तो उसको ना कट कर सकते हैं, उससे ना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद उसको कट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरा जेनेटिक मटेरियल तो आपके काम का है नहीं, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। ठीक है, होल डीएनए इज़ नॉट वर्थ इट फॉर यू। तो आप क्या करोगे, केवल उस पार्ट पे फोकस करोगे दैट इज़ यूजफुल फॉर अस। तो हम उसको क्या करेंगे, कट करके निकालेंगे। तो दैट्स वाई कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए को कट कर लेंगे। अगर डीएनए बहुत स्मॉल है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि हाउ यू कैन एम्पलीफाई द डीएनए इन आर्टिफिशियल मैनर। ठीक है, प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। उसके बाद जब आप आरडीएनए बना लोगे तो उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दोगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्टेनिंग डिज़ायरेबल जीन प्रोडक्ट, और आपको डिज़ायरेबल जीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी एक प्रोटीन का एग्जांपल लिया, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन यहाँ तक दे दिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है,
कैसे परफॉर्म करते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द फर्स्ट आरडीएनए, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। द फर्स्ट आरडीएनए कंस्ट्रक्टेड बाय स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है। अब देखो, अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि जो पाउल बर्ग थे उन्होंने एसवी एक जीन को ट्रांसफ़र किया था, ना कि उन्होंने कोई आरडीएनए बनाया था। आरडीएनए का मतलब हो गया कि कोई डीएनए निकाला, कोई और डीएनए निकाला, उस डीएनए को उस डीएनए से ऐड किया, ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने एक जीन्स को निकाला, उस जीन्स को एक वेक्टर के हेल्प से उन्होंने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सबसे पहले किया किसने, कहा पाउल बर्ग ने, ठीक है। लेकिन बाद में जो आरडीएनए सिंथेसिस किया, बनाया, फिर उसको किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया, मतलब प्रॉपर मैनर में, वो किसने किया था, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किया था। दे कट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड, उन्होंने सबसे पहले प्लाज्मिड, अब देखो प्लाज्मिड क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ रखा है। अगर बैक्टीरियल सेल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें एक मेन जीनोम होता है, ये मेन जीनोम होता है, ठीक है। जैसे हमारे सेल्स में जीनोम होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें हमारा जीनोम प्रेजेंट होता है, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में ये जीनोम होता है, जिसको न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। मतलब एक्सेप्ट ऑफ दिस जीनोम द अदर सर्कुलर डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में और भी कुछ सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, जिसकी हेल्प हम वेक्टर, एज अ वेक्टर ले लेते हैं। क्योंकि अगर आपने ये मेन जीनोम निकाल लिया, तब तो बैक्टीरिया तो डिग्निटी ही लॉस हो जाएगी उसकी, समझ में आया। अगर किसी ऑर्गेनिज्म से अगर आपने उसके मेन जीनोम को निकाल लिया, तब तो वो उसकी वर्किंग ही खत्म हो गई। इसीलिए हम कौन से पार्ट लेते हैं, प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होते हैं, जो जीनोम का पार्ट नहीं होते। ये मैंने 11th में आपको पढ़ा रखा है। तो दे कट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि उन पे कोई एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने देखा कि एक प्लाज्मिड है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। प्लाज्मिड मतलब डीएनए, प्लाज्मिड मतलब होता है क्या है, डीएनए ही होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसके पास ऐसे जीन्स लगे हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। कहाँ से, इन द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफीमोरियम, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नहीं है ये, साल्मोनेला टाइफीमोरियम से उन्होंने एक डीएनए को आइसोलेट कर लिया, क्लियर है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीमोरियम में प्लाज्मिड प्रेजेंट था। प्लाज्मिड में क्या खास बात थी, क्या इंपॉर्टेंट फीचर था कि दैट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, उसको इन्होंने कट करके निकाल दिया। कटिंग कैसे पॉसिबल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज लिंक्ड, अब उसको कट पीस को किससे लिंक कर दिया, विद द प्लाज्मिड ऑफ डीएनए ऑफ ई कोलाई, ठीक है। किसके प्लाज्मिड के साथ कनेक्ट कर दिया, ई कोलाई के साथ। तो इसका मतलब है जो ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है वो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, और उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। बात समझ में आई। तो ई कोलाई में जब ट्रांसफ़र कर दिया तो होस्ट है, ई कोलाई कौन है, होस्ट है। तो अगर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और चाहिए, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ में चाहिए, तो आप कैसे बना सकते हो, सबसे पहले उस जीन को आइसोलेट कर लोगे। जीन को आइसोलेट करने के बाद, उसको कट करने के बाद, हम उसको किसके साथ लिंक कर देंगे, प्लाज्मिड। कौन से प्लाज्मिड के साथ, ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ लिंक कर देंगे। अब तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर निकाला तो हमने साल्मोनेला टाइफीमोरियम से, क्या ये पॉसिबल है कि साल्मोनेला टाइफीमोरियम का जो जीन है, जो डीएनए है, वो इसके अंदर ग्रो कर जाए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो यस पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे क्या है कि कैसे ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि जो डीएनए है ना, ठीक है, जो ई कोलाई बैक्टीरियम है और जो साल्मोनेला टाइफीमोरियम है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। तो रिलेटेड हैं तो ये क्या हो सकते हैं, ये एक दूसरे को अलाउ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनिज्म से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला, किसने निकाला, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, हमने नहीं, ठीक है। लेकिन उसको फिर किस में ट्रांसफ़र किया, ई कोलाई में। तो ई कोलाई में ट्रांसफ़र कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफीमोरियम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिलेटिव हैं। रिलेटिव इन द सेंस कि दोनों एक दूसरे की लगभग उनके जेनेटिक मटेरियल मैच करते हैं, तो वो एक दूसरे को अलाउ कर सकते हैं, एक दूसरे को डीएनए को अलाउ कर सकते हैं। समझ में आया। जैसे एक रिलेटिव है तो वो दूसरे रिलेटिव के यहाँ आराम से जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक सेकेंड होल्ड करो।
क्लियर हो गया कि सबसे पहले स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किस तरह से आरडीएनए को बनाया, आरडीएनए को कंस्ट्रक्शन कैसे किया, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया, पाउल बर्ग और स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले आरडीएनए कंस्ट्रक्शन किसने किया था, तो आप किसका नाम बताओगे, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। कैसे किया था, साल्मोनेला टाइफीमोरियम को यूज़ किया था और ई कोलाई को यूज़ किया था। साल्मोनेला टाइफीमोरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला था उनके प्लाज्मिड से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन याद रखना हमेशा प्लाज्मिड में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि प्लाज्मिड में प्रेजेंट नहीं होते, जैसे इसके प्लाज्मिड में नहीं है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, ई कोलाई में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को पहुंचा दिया। अब तुम समझ सकते हो कि कितनी इनोवेटिव ब्रांच है, ठीक है, कितनी ज़्यादा आप सोच सकते हो कि क्या अप्रोच है इसका, क्या मेथड्स हैं, ठीक है। आप देख के ही अमेजिंग लग रहा होगा कि वाकई में देखो एक ऑर्गेनिज्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था और हमने उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सब किसके वजह से पॉसिबल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी। अब नेक्स्ट आ जाओ आपके बुक में, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज़ टूल्स फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि कौन कौन से हम टूल्स यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहला जो टूल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ आल्सो नोन एज मॉलिकुलर सीजर। इसको हम और क्या बुलाते हैं, मॉलिकुलर सीजर बुलाते हैं। अब सीजर का मतलब आपको पता है, सीजर मतलब कट करना। मॉलिकुलर सीजर नाम क्यों दिया, क्योंकि इससे हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मॉलिकुलर सीजर, इसीलिए इसको मॉलिकुलर सीजर नाम दे दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअली आपके बुक में एक पैरा लिखा हुआ है, उस पैरा को अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, उसी पैरा का ये पार्ट है, ठीक है। उसी पैरा में से मैंने पूरा पैरा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन इसकी यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो होता क्या है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना, दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होंगे, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनके बॉडी में क्या करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द प्रोकैरियोटिक सेल। दो पर्पज होते हैं। सबसे पहला आपको पता है बैक्टीरिया पे वायरस भी अटैक करते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, या तो आपको पता ही है, 11th में पढ़ रखा है आपने, 12th में भी पढ़ रखा है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है। तो बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया के पास ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और वो उसको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। दो फंक्शन करते हैं, सबसे पहले वो डीएनए को कट करते हैं और दूसरा अपने डीएनए को बचाते हैं। दो चीज़ें करते हैं, एक जो डीएनए में इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो वायरस उसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसके डीएनए को कट करते हैं, और दूसरा अपने डीएनए को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो इन 1963 टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। किसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज को, किसमें, ई कोलाई बैक्टीरियम में, ठीक है, आइसोलेटेड, ई कोलाई वर आइसोलेटेड। तो ऐसे एंजाइम को आइसोलेट किया गया 1963 में सबसे पहले, कि जो एंजाइम बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर रहा हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो, रेस्ट्रिक्शन काज कर रहा हो, ठीक है। और वन ऑफ दीज, अब उसमें जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, जिस एंजाइम को आइसोलेट किया गया था उसमें दो कॉम्प्लेक्स थे। पहला जो था वो क्या करता था, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप, वो अपने डीएनए को मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था। समझ में आ गई बात, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए मिथाइलेटेड नहीं होता, तो वो मिथाइलेटेड कैसे होगा, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको मिथाइलेटेड बनाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहला रोल क्या है, बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करना, मिथाइल ग्रुप ऐड करना, मतलब उसको मिथाइलेटेड करना, पहला फंक्शन। दूसरा, वाइल द अदर कट डीएनए, दूसरा क्या कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है। किसके डीएनए को कट कर रहा है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। बात समझ में आई। तो एक क्या कर रहा है, मिथाइलेटेड कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, कट कर रहा है। क्लियर है। द लेटर वॉज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। बाद में इन्हीं एंजाइम्स का नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और इसी डिस्कवरी की वजह से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, बहुत बड़ा चेंज आया। ये बहुत गोल्ड, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज लेके बहुत मेजर स्टेप था ये, ठीक है, मेजर डिस्कवरी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। जैसे मैंने अभी नोबेल प्राइज़ वाला बताया था कि उस एंजाइम की हेल्प से अब हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ये भी जान लो, कल को तुम कुछ सालों के बाद वो भी पढ़ोगे कि ये पॉसिबल था
इसीलिए उन ये पॉसिबल हो सका। समझ में आया? तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज मेरी टफ टिपिकल लग रही होगी, मतलब उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से जो प्रेजेंट टाइम में हम जो भी हम टेक्नोलॉजी में यूज़ कर पा रहे हैं वो उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के दो फंक्शन होते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन को जरूर पढ़ना कि डू यूकैरियोटिक सेल हैव रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या यूकैरियोटिक सेल के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं? नहीं, नो। उसका रीज़न क्या है कि हमारा जो डीएनए होता है ना वो ऑलरेडी मिथाइलेटेड होता है। नोट कर लेना, जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं वो ऑलरेडी मिथाइलेटेड होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं वो मिथाइलेटेड नहीं होते हैं। इसीलिए मोस्टली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कहाँ पे होते हैं? दे आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, एंड वट एवर टॉपिक आई एम जस्ट टीचिंग यू, रिवाइज दोज टॉपिक फ्रॉम योर एनसीईआरटी। प्लीज़ एडहेयर विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, उसमें कोई भी अगर टर्म समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, और ये भी लिखा करो कि सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली इन अ वेरी ईजी मैनर, so that I will be able to understand, yes my students are able to understand everything. ठीक है, so I am completing this session here only, and stay at your home, stay fit, stay healthy. जय हिंद, जय भारत, love you, goodbye.